Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए, हमारे जो है बैंकिंग से रिलेटेड लेक्चर चल रहे हैं यहाँ पे। बैंकिंग से रिलेटेड जो टॉपिक है वो हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे। इंडियन इकोनॉमी यानी कि एमपीपीएससी मेंस के अंतर्गत पेपर 2 है, उसके अंतर्गत पार्ट बी, और हम देख रहे हैं यूनिट फर्स्ट। तो यहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली है बैंकिंग से रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ हम देख सकते हैं अनअकैडमी लेकर आए आपके लिए बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री प्लान आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे, और एवरी वीक ये दी जा रही है। डाउट क्लियरिंग सेशन भी इसमें सम्मिलित है। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चल रही है। 20 से ज्यादा क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं हर सब्जेक्ट को मिला करके, ठीक है। और यहाँ पे T20 फ्री सीरीज यहाँ पे चल रही है। 20 मिनट में 20 क्वेश्चन होते हैं, आपको इनका आंसर देने होते हैं। और ये 8 बजे चलती है सीरीज, डेली 8 बजे, शाम को 8 बजे और 8:30 बजे इसका पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके लिए आपको करना क्या है, इस फायदे को उठाने के लिए अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे एमपीपीएससी से संबंधित ये गोल यूज कीजिए एमपीपीएससी और व्यापम में, और सरकार 10 प्रोमो कोड यूज कीजिए। सरकार 10 याद रहे, सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद ही आप फ्री जो फ्री प्लान है उसको अनलॉक कर पाएंगे। तो सरकार 10 प्रोमो कोड जरूर यूज कीजिए, इसके बाद आप इस फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे। और यदि आप ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस बैचेस ले सकते हैं। यहाँ पे यदि आप प्रीलिम्स आपका लक्ष्य है अभी क्लियर करने का, तो आप 4 जून से यहाँ पे जो बैच शुरू हो रहा है उसमें एनरोल हो सकते हैं। अभी ज्वाइन कीजिए अल्टीमेट 60 डे क्रैश कोर्स को, क्योंकि यहाँ पे दिन का टाइम पे यानी ड्यूरिंग द डे यहाँ पे रिवाइज कराई जा रही थ्योरी और प्रैक्टिस कराया जा रहा है एमसीक्यू इवनिंग वाली शिफ्ट में। 20 से ज़्यादा मॉक टेस्ट ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं अपनी गति से, तो अभी ज्वाइन कीजिए रिकॉर्डेड कंप्लीट रिवीजन बैच को। कंप्लीट प्रीलिम्स रिवीजन यहाँ पे 270 से ज़्यादा क्लासेस दी जा चुकी है प्रीलिम्स के अंतर्गत, और क्लियर योर डाउट्स इन एवरी लाइव 2 आवर्स डेली क्लासेस में। इसके अंतर्गत आप यदि रिवीजन कर रहे हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का एक बैच चल रहा है, एनरोल कीजिए इसमें। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चल रहे हैं और अपनी तैयारी और मजबूत कीजिए। वीकली 12 सेशन यहाँ पे कराए जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। क्या आप एमपीएससी की तैयारी शुरू से करना चाहते हैं एकदम शुरू से, तो अभी ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का फाउंडेशन बैच प्रीलिम्स कोर्स यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा मार्च तक, और यहाँ पे आपको मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर्स लर्न करने का, ठीक है। जो मेगा बैच का स्टार्टिंग सून है यहाँ पे 5 जनवरी से ये शुरू होने वाला है। और यदि आपका 2019 का प्रीलिम्स निकल गया है तो आप स्वप्न पूर्ति बैच को ले सकते हैं और अपने सपने को साकार करें। अनअकैडमी स्वप्न पूर्ति कोर्स के साथ कंप्लीट कराया जाएगा यहाँ पे 35 दिनों में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का सेशन, और हिंदी माध्यम के लिए ये बहुत ही विशेष है। ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनके सानिध्य में आप पढ़ सकते हैं। ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनसे पढ़ेंगे। और यहाँ पे आपको करना क्या होगा, प्लस कोर्स लेने के लिए अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा और एमपीपीएससी व्यापम संबंधित गोल चूज करके प्लस कोर्सेज में जाना है आपको। प्लस कोर्सेज के बाद यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन में जाइए। इस वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के प्लान्स वगैरह दिखने लगेंगे, और ये आप यहाँ पे अपने अनुसार प्लान चूज कर सकते हैं। और याद रखिए, सरकार 10 प्रोमो कोड आप यूज कीजिए यहाँ पे, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू क्रैक एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जाम। लेट्स क्रैक इट। भारतीय स्टेट बैंक के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो भारतीय स्टेट बैंक होता क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। पहले 3 जो प्रेसिडेंसी बैंक है, अंग्रेजों ने अपने हित के लिए, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने अपने हित के लिए 3 प्रेसिडेंसी बैंक यानी कि कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास के नाम से यहाँ पे बैंकों को क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। फिर 1921 में उनको तीनों को मर्ज कर दिया गया असफल होने के कारण, और उससे बोला गया इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक को 1955 में क्या किया गया, भारतीय जो है भारत ने क्या किया, मतलब सबके लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए यहाँ पे उसको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम बदल दिया गया। नाम बदलने के पश्चात उसका नाम क्या रहा, भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि एसबीआई नाम से उसको जाना गया। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ हम देखें तो भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक जो था, इंपीरियल बैंक का जो विलय है उसके निर्णय के पश्चात यहाँ पे 1 जुलाई 1955 के पश्चात भारतीय स्टेट बैंक समूह का गठन यहाँ पे किया गया। और इसके अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक के 7 सहायक बैंक थे, और ये सभी मिलकर स्टेट बैंक समूह का यहाँ पर निर्माण करते थे तथा एक ही लोगो का प्रयोग करते थे। लोगो आपको पता होगा एसबीआई का क्या होता है, एक गोल लोगो होता है, बीच में आप इस प्रकार देख सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्टेट बैंक समूह का जो था, यहाँ पे अगर देखें तो स्टेट बैंक समूह के 7
सात संबद्ध सहायक बैंक जो थे पहले रजवाड़ों के अधीन बैंकिंग सेवा प्रदान करते थे। बाद में गवर्नमेंट ने प्रीवी पर्स की समाप्ति के पश्चात इसका अधिग्रहण कर लिया गया और अक्टूबर 1959 से 1960 के मध्य ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। भारत सरकार के द्वारा एसबीआई में सभी सहायक बैंकों का विलय करके उसे एक मेगा बैंक के रूप में बदलना चाहती थी और इस दिशा में पहला कदम अगर बात करें तो हमको 13 अगस्त 2008 को देखने को मिलता है। 13 अगस्त 2008 को यहाँ पे क्या किया गया, पहला कदम हुआ जब स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत देखने को मिलता है। उसी के पश्चात पुनः 19 जून 2009 की बात करें तो इसको भारत सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का जो है भारतीय स्टेट बैंक में विलय करने की संस्तुति यहाँ प्रदान की और इस बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की जो शेयरधारिता है पहले से ही यहाँ पे कितनी थी, 98 कुछ परसेंट यानी कि 98.3% यहाँ देखने को मिली थी। 1 अप्रैल 2017 की बात करें तो 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक के 5 सहयोगी बैंकों को और भारतीय महिला बैंक का विलय यहाँ पे कर दिया गया। विलय के पश्चात भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं की संख्या कितनी हो गई, टोटल मिलाकर अगर बात करें तो 24,000 यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं की संख्या देखने को मिलती है। भारतीय स्टेट बैंक के जो मतलब इसके अंतर्गत जो 5 सहायक बैंक थे उनकी अगर बात करते हैं यहाँ पे हमको देखने को मिलता है स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। तो ये 5 जो बैंक है इसका मर्ज किया गया, साथ में जो भारतीय महिला बैंक है उसका भी यहाँ पे विलय कर दिया गया। इसके साथ ही अगर देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक यानी कि एक प्रकार से जो बैंक है वो पहला वाणिज्यिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे नाबार्ड ने स्वयं सहायता प्रोन्नयन संस्थान का दर्जा दिया है। एसबीआई ने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए सहयोग निवास नामक एक योजना भी चलाई है। इसके अलावा एसबीआई द्वारा ग्रीन चैनल काउंटर जो कि इसका प्रारंभ किया गया 1 जुलाई 2010 से अपनी चुनिंदा शाखाओं में ग्रीन बैंकिंग चैनल नाम से कई सेवाओं को प्रारंभ किया है और ग्रीन चैनल काउंटर पर ग्राहक धन जमा करने, निकालने और जो डेबिट कार्ड है उसका प्रयोग कर सकेंगे। यहाँ पर किसी कागज़ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ये तो बात हो गई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बेसिक चीज़ें। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, मौद्रिक एवं साख नीति की। मौद्रिक नीति और साख नीति यानी मॉनेटरी एंड क्रेडिट कंट्रोल, मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट पॉलिसी इसको बोला जाता है। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं बेसिक चीज़ें कुछ। किसी भी देश की अगर बात करें, किसी देश की सरकार के द्वारा या फिर केंद्रीय बैंक के द्वारा विशेष आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जैसे अगर बात करें मूल्य की स्थिरता के लिए, विनिमय दरों के लिए, रोजगार के लिए, आर्थिक विकास के लिए, इन सभी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा के प्रसार तथा संकुचन के प्रबंधन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति इसको बोला जाता है। और मौद्रिक नीति में जो होता है निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियमित और नियंत्रित यहाँ पे किया जाता है। मतलब मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियमित और नियंत्रित यहाँ पे किया जाता है। एक अच्छी मौद्रिक नीति वह है जिसमें आंतरिक मूल्य स्तर में सापेक्षिक स्थिरता, विनिमय दरों में स्थायित्व, आर्थिक विकास, आर्थिक स्थिरता और रोजगार की समुचित व्यवस्था यहाँ पे की जा सके। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत या फिर मॉनेटरी साख नीति के अंतर्गत। फिर मौद्रिक नीति का कोई निश्चित और वह अपरिवर्तनशील सिद्धांत नहीं है। देश काल और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। और जो भारतीय रिजर्व बैंक है यानी कि आरबीआई है, तो भारत में यह नीति कौन जारी करता है, आरबीआई के द्वारा ये नीति घोषित की जाती है। तो कुछ बेसिक चीज़ें थी किसकी, मौद्रिक नीति के बारे में। इसके उद्देश्य क्या होते हैं, मतलब मौद्रिक नीति को लाने के पीछे या मौद्रिक नीति को रन करने के पीछे उद्देश्य क्या होते हैं, तो उसके बारे में हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे मुख्य रूप से कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे देखिए पहला, कीमतों में स्थायित्व। कीमतों में स्थायित्व यानी कि प्राइस की स्टेबिलिटी होती है। तो देखिए कीमतों में स्थायित्व का तात्पर्य क्या होता है, कीमतों में आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना होता है। स्थायी कीमतें आम जनता के आत्मविश्वास में वृद्धि करती है तथा व्यापार को प्रोत्साहित भी करती है। स्थायी कीमतें जो होती है आय एवं संपत्ति का न्यायपूर्ण वितरण भी सुनिश्चित करती है, क्योंकि इस स्थिति में मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति दोनों पर नियंत्रण रहता है। तो ये दोनों चीज़ें हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, मौद्रिक नीति के उद्देश्य के अंतर्गत। दूसरा जो मुख्य उद्देश्य होता है इसका, विनिमय दरों में स्थायित्व। विनिमय दरों में स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी एंड एक्सचेंज रेट। तो जिन देशों की अर्थव्यवस्था विदेशी व्यापार पर निर्भर होती है वहाँ विनिमय दर में स्थायित्व लाना मौद्रिक नीति का अत्यंत उपयोगी उद्देश्य होता है। और यदि विनिमय दरों में स्थायित्व है तो यह दर्शाता है कि देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी स्थायित्व है। तो ये भी चीज़ हमको देखने को मिलती है इसमें। फिर पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, ये तीसरा उद्देश्य होता है किसका, मौद्रिक नीति का। तो इसको बोला जाता है अटेनमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पूर्ण जो रोजगार है उसकी अवस्था जो होती है आर्थिक विकास और प्राकृतिक साधनों के अनुकूलतम उपयोग को दर्शाती है।
बचत और जो निवेश होता है उसमें साम्य स्थापित करके पूर्ण रोजगार के लक्ष्य की प्राप्ति भी मौद्रिक नीति का स्वाभाविक उद्देश्य यहाँ पे होता है। पूर्ण रोजगार का जो लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने के लिए उत्पादन एवं मांग में वृद्धि होना आवश्यक होता है। आर्थिक उछाल की अगर बात करें, जिसे हम इकोनॉमिक बूम बोलते हैं, ठीक है, तो आर्थिक उछाल इसको बोला जाता है। इसके दौरान इसमें स्वतः ही अपेक्षित वृद्धि होती है, परंतु मंदी के दौरान मौद्रिक नीति के माध्यम से बेरोजगारी को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये दोनों चीज हमको देखने को मिलती है। तीसरा जो उद्देश्य होता है मौद्रिक नीति के अंतर्गत, ये होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि मूल्य की स्थिरता, ठीक है, मूल्य की स्थिरता, या फिर हम बोल सकते हैं देखिए पूर्ण रोजगार। तो दोनों चीज का जो स्तर होता है उसको प्राप्त करने के उद्देश्य से आर्थिक प्रगति के लिए मात्र सहायक उद्देश्य होते हैं। वास्तव में अगर बात करें तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होता है, यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी उसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होता है और उसका उच्च स्तर बनाए रखना होता है। आर्थिक विकास में वृद्धि के लिए प्रभावी ढंग से बचतों को प्रोत्साहित करना और इस बचत मतलब जो इस बचत है, इस प्रकार की जो बचत है उसको नियमित या नियोजित ढंग से निवेश करना मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। नेक्स्ट जो है आय में स्थिरता। आय में स्थिरता क्या होती है? ये भी मुख्य उद्देश्य होता है किसका? मौद्रिक नीति का। तो ये देखिए आय में स्थिरता यानी कि मौद्रिक नीति द्वारा व्यापार चक्रों पर नियंत्रण लगाकर जनता की आय में अस्थिरता को कम किया जा सकता है। मौद्रिक नीति जो होती है मुद्रा प्रसार व संकुचन, मुद्रा संकुचन के कारण उत्पन्न जो अस्थिरता है उसको कम करने में भी काफ़ी सहायक होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है बचत एवं निवेश में साम्यता, यानी कि हम बोले थे इक्वलिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो मौद्रिक नीति जो होती है इसका उद्देश्य जो होता है बचत एवं निवेश में साम्य बनाए रखना ताकि पूर्ण रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। और मौद्रिक नीति का एक उद्देश्य बचत एवं निवेश में वृद्धि करना भी होता है। मौद्रिक नीति जनता की आय में वृद्धि करके उसे जो है बचत के लिए प्रोत्साहित करती है। बचत होने से निवेश को भी प्रोत्साहन यहाँ पे मिलता है। फिर नेक्स्ट जो उद्देश्य होता है इसका आर्थिक स्थिरता, यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फायदे की देखने को मिलती है मौद्रिक नीति के अंतर्गत। तो विकसित देशों में मौद्रिक नीति के लक्ष्य जो होते हैं विकासशील अथवा अल्प विकसित देशों की अपेक्षा सीमित होते हैं। वहाँ इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखना होता है और विकास के साथ मुद्रा की मांग भी बढ़ते जाती है। इसलिए उचित मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रा की मांग व पूर्ति में साम्यता बनाए रखना या साम्यता बनाई रखी जा सकती है। लास्ट जो उद्देश्य होता है मौद्रिक नीति का विकास के लिए साधन उपलब्ध करवाना, यानी कि प्रोवाइडिंग सोर्सेस फॉर डेवलपमेंट। तो उचित मौद्रिक नीति की बात करें तो इसके माध्यम से देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक साधनों की जो व्यवस्था है वो भी की जा सकती है। अब विकासशील देशों की बात करें तो विकासशील देशों में विकास के लिए आवश्यक वित्तीय जो साधन होते हैं उसका अभाव होता है। इसलिए उचित मौद्रिक नीति अपनाकर आवश्यकता अनुसार मुद्रा एवं साख की आपूर्ति में वृद्धि की जा सकती है, जो देश के आर्थिक विकास में काफ़ी सहायक होती है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत? ये देखने को मिलती है हमको मौद्रिक नीति के उद्देश्य के अंतर्गत। एक दो चीज़ और देखिए आप, जैसे एक होता है NFRA। NFRA का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण इसको बोला जाता है, ठीक है। नेशनल फाइनेंशियल मतलब जो एक्ट है, यानी कि अथॉरिटी जो होता है, इंफॉर्मेशन अथॉरिटी होती है। जो इसके अंतर्गत जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण यानी कि NFRA इसकी स्थापना की अनुमति प्रदान की और एक अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य के 3 पद, सचिव के लिए 1 पद की प्रस्ताव की यहाँ पे मंजूरी दी गई NFRA के तहत। प्राथमिक उधारी दर भी होती है यहाँ पे, तो उसके बारे में हम बाद में विस्तार से बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। बेस रेट सिस्टम, आधार जो दर प्रणाली है वो भी हम देखेंगे। सीमांत निधि लागत पर आधारित ऋण दर है वो भी यहाँ देखेंगे। एक्सटर्नल बेंचमार्क दर क्या होती है, तो ये सारी चीज़ हम बाद में देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बारे में हम देखेंगे। RBI से जो है ऋण प्राप्ति के लिए काफ़ी यहाँ पर शर्तें होती है, ऋण प्राप्त कैसे करते हैं वो चीज़ हमको देखने को मिलेगी आगे। अनअकैडमी लेकर आए आपके लिए बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान MPPSC और व्यापम संबंधित। यदि आप MPPSC और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री प्लान आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे और एवरी वीक ये दी जा रही है। डाउट क्लियरिंग सेशन भी इसमें सम्मिलित है। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चल रही है। 20 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं हर सब्जेक्ट को मिला करके, ठीक है। और यहाँ पे T20 फ्री सीरीज यहाँ पे चल रही है। 20 मिनट में 20 क्वेश्चन होते हैं, आपको इनका आंसर देने होते हैं। और ये 8 बजे चलती है सीरीज, डेली 8 बजे, शाम को 8 बजे और 8:30 बजे इसका पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके लिए आपको करना क्या है, इस फायदे को उठाने के लिए अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे MPPSC से संबंधित ये कोड यूज़ कीजिए MPPSC और व्यापम में, और सरकार 10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए। सरकार 10 याद रहे, सरकार 10 प्रोमो कोड यूज़ करने के बाद ही आप फ्री जो फ्री प्लान है उसको अनलॉक कर पाएंगे। तो सरकार 10 प्रोमो कोड जरूर यूज़ कीजिए, इसके बाद आप इस फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे। और यदि आप ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस बैचेस ले सकते हैं। यहाँ पे यदि आप प्रीलिम्स आपका लक्ष्य है, अभी
क्लियर करने का, तो आप 4 जून से यहाँ पे जो बैच शुरू हो रहा है उसमें एनरोल हो सकते हैं। अभी ज्वाइन कीजिए अल्टीमेट 60 डे क्रैश कोर्स को, क्योंकि यहाँ पे दिन का टाइम पे यानी ड्यूरिंग द डे यहाँ पे रिवाइज कराई जा रही थ्योरी और प्रैक्टिस कराया जा रहा है एमसीक्यू इवनिंग वाली शिफ्ट में। 20 से ज़्यादा मॉक टेस्ट ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं अपनी गति से, तो अभी ज्वाइन कीजिए रिकॉर्डेड कंप्लीट रिवीजन बैच को। कंप्लीट प्रीलिम्स रिवीजन यहाँ पे 270 से ज़्यादा क्लासेस दी जा चुकी है प्रीलिम्स के अंतर्गत, और क्लियर योर डाउट्स इन एवरी लाइव 2 आवर्स डेली क्लासेस में। इसके अंतर्गत आप यदि रिवीजन कर रहे हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का एक बैच चल रहा है, एनरोल कीजिए इसमें। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चल रहे हैं और अपनी तैयारी और मजबूत कीजिए। वीकली 12 सेशन यहाँ पे कराए जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। क्या आप एमपीएससी की तैयारी शुरू से करना चाहते हैं, एकदम शुरू से, तो अभी ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का फाउंडेशन बैच। प्रीलिम्स कोर्स यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा मार्च तक, और यहाँ पे आपको मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर से लर्न करने का। ठीक है, जो मेगा बैच का स्टार्टिंग सून है यहाँ पे 5 जनवरी से ये शुरू होने वाला है। और यदि आपका 2019 का प्रीलिम्स निकल गया है, तो आप स्वप्न पूर्ति बैच को ले सकते हैं और अपने सपने को साकार करें। अनअकैडमी स्वप्न पूर्ति कोर्स के साथ कंप्लीट कराया जाएगा यहाँ पे 35 दिनों में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का सेशन, और हिंदी माध्यम के लिए ये बहुत ही विशेष है। ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनके सानिध्य में आप पढ़ सकते हैं। ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनसे पढ़ेंगे। और यहाँ पे आपको करना क्या होगा, प्लस कोर्स लेने के लिए अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा और एमपीपीएससी व्यापम संबंधित गोल चूज करके प्लस कोर्सेज में जाना है आपको। प्लस कोर्सेज के बाद यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन में जाइए। इस वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के प्लान्स वगैरह दिखने लगेंगे, और या आप यहाँ पे अपने अनुसार प्लान चूज कर सकते हैं। और याद रखिए सरकार 10 प्रोमो कोड आप यूज कीजिए यहाँ पे, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू क्रैक एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जाम। लेट्स क्रैक इट। तो हम देखने वाले हैं यहाँ बैंकिंग सुधार के बारे में। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए समय समय पर क्या हुआ, विभिन्न प्रकार की कमेटियों या समितियों का गठन किया गया। तो उन समितियों के बारे में हम देखेंगे, कब किसका गठन किया गया, किसके द्वारा किया गया, कौन उसका अध्यक्ष था, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में किया गया, क्या क्या उसके द्वारा सिफारिश की गई और गवर्नमेंट के द्वारा उनमें से किन सिफारिशों को माना गया। तो यहाँ रिफॉर्म्स देखेंगे हम, रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर यानी बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। तो हमको देखने को मिलेगा विभिन्न प्रकार की समिति। तो विभिन्न प्रकार की समिति कौन कौन सी हो सकती है, एक तो है नरसिम्हन समिति, फर्स्ट आई थी, उसी को लेकर आगे आई थी नरसिम्हन समिति सेकंड, फिर गोलपुरिया समिति आई थी, वर्मा समिति आई थी, दामोदरन समिति। अब आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि जैसे आपको एक नाम दे दिया जाएगा गोलपुरिया समिति, गोलपुरिया समिति दे दी गई और इसमें पूछ लिया गया कि ये किससे संबंधित है, तो आपको बताना ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए मुख्य रूप से। फिर बाद में उसके अंदर की डिटेल आपको देखना है, पहले मोटा मोटा याद रखना है, फिर उसके अंदर बारीकी आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो पहला हमको देखिए यहाँ पे जो नरसिम्हन समिति है उसके अंतर्गत हमको क्या देखने को मिलता है, 1991 की बात करते हैं। 1991 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें 1991 के जो आर्थिक संकट है उसके पश्चात बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से 1991 में ही यानी कि जून 1991 में एम नरसिम्हन जो थे उन्हीं के नाम से देखिए एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में वित्तीय प्रणाली पर समिति की स्थापना की गई, जिसे नरसिम्हन समिति बोला गया, और जिसने अपनी संस्तुतियाँ मतलब सिफारिशें दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर 1991 जून में क्रिएट की गई और दिसंबर 1991 में उसने अपनी सिफारिशें या संस्तुति प्रेस की। नरसिम्हन समिति फर्स्ट ने बैंकों की आर्थिक कार्यकुशलता और प्रतिस्पर्धात्मकता उसमें वृद्धि के लिए बैंकों में जमा पूंजी की आवश्यकता को बढ़ाने के लिए बहुत सारी अनुशंसाएं प्रदान की। कौन कौन सी हो सकती है वो, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, बैंकों को अधिक स्वायत्त बनाया जाए यानी ऑटोनोमस बॉडी बनाया जाए, उसको बनाते हुए उन पर रिजर्व बैंक और वित्तीय मंत्रालय की दोहरी नियंत्रण व्यवस्था को समाप्त किया जाए। बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं पर निगरानी और निरीक्षणात्मक जो कार्य है उसकी जिम्मेदारी रिजर्व बैंक के द्वारा गठित एक अर्ध स्वायत्त संस्था को सौंप देनी चाहिए, यानी कि बैंकों के भार है उसको कम करने के लिए सिफारिश की गई। फिर उसके अलावा 8% पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी कैपिटल एडिक्वेसी जो रेशो है उसको प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए। यह काम जो है विभिन्न चरणों में संपन्न किया जा सकता है। फिर एक और थी लाइसेंस नीति, यानी कि पहले अगर किसी को उद्योग या कुछ चीज़ें यहाँ पे संस्था स्थापित करना है तो बहुत सारी कार्रवाई यहाँ पे होती थी, तो लाइसेंस नीति को समाप्त करने की सिफारिश भी इसके द्वारा की गई। 1991 और 92 से जो है वैधानिक तरलता अनुपात जिसे हम SLR, ठीक है, स्टैट्यूटरी जो लिक्विडिटी रेशो है उसमें क्रमबद्धता रूप से कमी की जानी चाहिए, ये भी इसके द्वारा सिफारिश की गई।
बैंकों के आधुनिकीकरण के लिए ग्राहक सेवा को और कुशल बनाया जाए। तो ये सारी सिफारिशें किसकी थी? नरसिम्हन समिति फर्स्ट की थी। और इस समिति ने 4 स्तरीय बैंकिंग संरचना यानी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय, इन चारों की जो है यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंक होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, उसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर भी होना चाहिए, राज्य स्तर पर यानी और स्थानीय स्तर पर भी। तो ये 4 स्तरीय बैंकिंग संरचना की यहाँ पे अनुशंसा भी की इस समिति ने। दूसरी जो समिति आई थी नरसिम्हन समिति सेकंड, इसी के आगे हम देखें तो ये 1998 में हमको देखने मिलती है नरसिम्हन समिति सेकंड। नरसिम्हन समिति सेकंड ने पूंजीगत खातों के संदर्भ में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को लागू करने के पूर्व भारतीय वित्तीय जो तंत्र है उसको अधिक सक्षम और प्रभावशाली बनाने के लिए कई अनुशंसाएं की। इनका उद्देश्य जो था हम देखें तो इनका उद्देश्य जो परिसंपत्तियां होती है उसकी गुणवत्ता में, मतलब जो संपत्तियां होती है उसकी गुणवत्ता में सुधार करते हुए बैंकों में जमा धन के जोखिमों को कम करना होता है। तो क्या क्या सिफारिश इसके द्वारा की गई थी? एक तो था इसके द्वारा मतलब बैंकों का विलय होता है, साथ में एक होता है अधिग्रहण, मतलब एक बड़ा बैंक छोटे बैंक को मतलब क्या कर लेता है, अपने अंदर जोड़ लेता है, तो अधिग्रहित करना। तो एक होता है विलय और एक अधिग्रहण, इसकी अनुमति प्रदान दी जाए। मतलब नरसिम्हन समिति सेकंड के द्वारा क्या की गई? सिफारिश की गई, अनुशंसा की गई। कमजोर बैंकों की पुनर्स्थापना हेतु लघु बैंकों की अवधारणा को अपनाया जाए। फिर उसके बाद इक्विटी शेयर यानी सार्वजनिक बैंकों में सरकार की जो इक्विटी है, इक्विलिटी जो शेयर है, ठीक है, उसको 33% के नीचे लाया जाए। रिजर्व बैंक की नियामक और जो प्रशासन संबंधी क्रिया है उसको पृथक करने के लिए वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड को स्वायत्ता प्रदान की जाए। बैंकों के कंप्यूटरीकरण पर बल देते हुए सक्षम बैंकों को सार्वभौम बैंकिंग की संकल्पना के अंतर्गत लाया जाए। उसके अलावा एक और बात की गई जो एनपीए होता है, एनपीए मतलब गैर निष्पादित संपत्तियां, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। तो इसकी जो है समय सीमा को 180 दिन से कम करके 90 दिन की अनुशंसा की गई। बैंकों को साख संबंधी स्वायत्ता यानी कि ऑटोनोमस बनाने की बात की गई। क्रेडिट से संबंधित खराब ऋणों की वसूली के लिए एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी की यहाँ पे स्थापना की जाए। और बैंकों के प्रोडेंशियल नॉर्म्स की जो है प्रोडेंशियल नॉर्म्स को भी यहाँ पे आसान बनाया जाए। इस प्रकार की भी यहाँ व्यवस्था देखने को मिलती है। किसके अंतर्गत? अनुशंसाएं देखने को मिलती है नरसिम्हन समिति सेकंड के अंतर्गत। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो समिति आई थी गोयपुरिया समिति। गोयपुरिया समिति क्या थी? गोयपुरिया समिति का गठन जो है 1990 में किया गया था। अब यहाँ पे देखें तो ग्राहक सेवा को यहाँ पे मुख्य ध्यान में रखा गया। बैंकिंग सुधार के तहत ग्राहक सेवा को मतलब जो है मतलब यहाँ पे उच्च या उसको दर्जा देने के लिए या उसकी दशा को सुधारने के लिए 1990 में एम एन गोयपुरिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसने 1991 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इस समिति के सुझाव पर ध्यान देते हुए हम अगर देखें तो 1995 यानी कि 15 जून 1995 को बैंकिंग लोकपाल जो योजना है वो भी प्रारंभ की गई। बैंकिंग ओम्बुड्स जो स्कीम है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे तो वो शुरू की गई गोयपुरिया समिति की सिफारिश पर। उसके बाद नेक्स्ट आई थी वर्मा कमेटी या वर्मा समिति। तो ये आई थी 1996 में। 1996 में यानी कि कमजोर बैंकों की पुनर्संरचना को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 1998 में एमएस वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट जो है 99 में पेश की। 1999 में प्रस्तुत की और समिति ने यूको बैंक, इंडियन बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को कमजोर घोषित किया तथा उसे पुनः पूंजीकरण यानी कि रिकैपिटलाइजेशन की सिफारिश इसके द्वारा की गई। फिर एक लास्ट समिति होती है दामोदरन समिति। दामोदरन समिति जो है हमको देखने को मिलती है 2011 में। तो देखिए सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। सेबी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सेबी बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की यहाँ बात करें, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम देखें तो इसके पूर्व अध्यक्ष जो थे सेबी के दामोदरन हैं। इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया 2011 में। ये भी चीज़ आपको देखने मिलती है 2011 में, ठीक है, जिसने अपनी पहली रिपोर्ट 2011 में ही प्रस्तुत की अगस्त में। समिति ने बैंकिंग सेवाओं में सुधार हेतु अनेक अनुशंसाएं या यहाँ पे सिफारिशें की। समिति की रिपोर्ट पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है हम देखें तो यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आम जनता की टिप्पणियों भी आमंत्रित की गई। बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में समिति द्वारा न्यूनतम बैलेंस की अवधारणा को समाप्त करने का सुझाव दिया गया और आवश्यक सेवाओं को निःशुल्क बनाने की भी सिफारिश की गई, ठीक है। तो ये हमको देखने को मिलती है मतलब जो बैंकिंग सुधार है उसके तहत कुछ समितियां देखने को मिलती है। इसके अलावा हम देखें तो हमको बहुत सारी और समितियां भी देखने को मिलेगी, परंतु हम जो है उनके बारे में इसके बाद वाली जो क्लास है उसमें उनको जो है वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं, देखिए आगे आप देखें तो हमको रिजर्व बैंक के द्वारा गठित समितियां देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो कुछ समितियां और बैंकिंग लोकपाल योजना देखने को मिलेगी और अन्य जो चीज़ें हैं इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं। तो ये बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे
पढ़ ली हैं। ठीक है, तो हम देखिए बैंकिंग प्रणाली हम पढ़ रहे हैं। बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख चुके हैं, जिसके अंतर्गत देखिए बैंकों के विलय तो हम पिछले उसमें ही देख चुके थे। फिर हमने देखे हैं भारतीय स्टेट बैंक के बारे में यहाँ पे देखें। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई, जिसका जो है हम देखें तो इंपीरियल बैंक, पहला तो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, 3 प्रेसिडेंसी बैंक को मर्ज करके इंपीरियल बैंक बनाया गया। इंपीरियल बैंक को आगे जाकर 1955 में नाम बदल दिया गया और राष्ट्रीयकृत किया गया, तो उसको एसबीआई बोला गया। यानी 8 बैंकों का जो समूह था, सामूहिक बैंक, भारतीय स्टेट बैंक उसको कहा गया। उसके बारे में हमने सारी चीज़ें यहाँ पे देखें। उसके बाद आप देख सकते हैं, देखिए मौद्रिक एवं साख नीति के बारे में हमने देखा। मौद्रिक एवं साख नीति होती क्या है और वो उसका उद्देश्य क्या होता है। मौद्रिक एवं साख नीति लाने का उद्देश्य क्या होता है, तो देखिए कीमतों में स्थायित्व है, विनिमय दरों में स्थायित्व है, पूर्ण रोजगार प्राप्ति, आर्थिक विकास है, आय में स्थिरता है, बचत एवं निवेश में साम्य है, आर्थिक स्थिरता है। उसके बाद अगर देखें तो हम देखें विकास के लिए साधन उपलब्ध करवाना, ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। फिर हमने बैंकिंग सुधार से संबंधित कुछ समितियों के बारे में बात की, तो बैंकिंग सुधार से संबंधित समिति हम देखें नरसिम्हन समिति 1991 में आई थी और इसने जून में गठित की गई थी, दिसंबर में रिपोर्ट प्रस्तुत की। और उसी के बाद हम देखें तो नरसिम्हन समिति सेकंड आई थी। गोपुरिया समिति आई थी ग्राहक सेवा में सुधार के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो आई थी हमारी वर्मा समिति आई थी, जो अलग अलग समय यानी कि 1998, 99 में इनने रिपोर्ट प्रस्तुत की। दामोदरन समिति, सेबी के जो मतलब पूर्व जो अध्यक्ष थे उनकी अध्यक्षता में यहाँ पे दामोदरन समिति यहाँ पे गठित की गई। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट जो है हम बाद में देखेंगे इसके। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी की चीज़ें जो उत्तर लेखन ग्रुप है और डिस्कशन ग्रुप है उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। MPPSC की जो टेस्ट सीरीज़ है प्री की, वो भी हमको यहाँ पे देखिए डेली प्रतिदिन यानी पहले मध्य प्रदेश के सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे, क्योंकि MPPSC प्री के अंतर्गत आपको कम से कम 4-5 चैप्टर आपको मध्य प्रदेश के देखने को मिलेंगे, तो उनको भी वहाँ पे कवर कराया जाएगा पहला। फिर बाकी के सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है और अन्य जो चीज़ें यानी करंट अफेयर है, साइंस एंड टेक है और जो आयोग वगैरह है, वो सारे के टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे डे बाय डे। ठीक है, तो आपको जब 11 अप्रैल को जो प्री का जो एग्ज़ाम है 2020 का 2021 में हो रहा है हालांकि, तो उस समय तक सारा सिलेबस वहाँ पे कवर कराया जाएगा प्री का, और साथ में मेंस का तो हमारा चल ही रहा। ठीक है, मेंस का सेकंड पेपर खत्म होता है तो उसके बाद हमारा जो है थर्ड पेपर भी चले रहा आपका। फर्स्ट पेपर ऑलरेडी कवर किया जा चुका है और फिर फोर्थ शुरू होगा और फिफ्थ, फिर उसके बाद जो निबंध लेखन है वो भी वहाँ पे कराया जाएगा। तो इस प्रकार से सारी तैयारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।